Hi guys. So we are back with one of our grammar videos, that is confusing verbs. Right? So confusing verbs का हमारा last chapter होगा and इसके बाद we will start subject verb agreement and then this set would be complete of nouns, verbs, pronouns and subject verb. And normally हर spotting errors हर exam के spotting errors में 30 से 40% questions इन्हीं चार chapters से आते हैं. Right? So confusing verb बहुत straight forward chapter है. इसमें इसको आप वोकैब के हिसाब से भी याद कर सकते हैं और इसको आप वर्ब्स के हिसाब से भी याद कर सकते हैं. यहाँ पे हम करेंगे क्या, हम ऐसे दो शब्दों की बात करेंगे या तो उनका स्पेलिंग सेम है और मीनिंग गलत होगा, डिफरेंट होगा, समथिंग लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल हमारे को याद रखना है कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, राइट. सो गाइज, जैसे कि अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा, फाइंड, फाउंड, फाउंड एंड फाउंड, फाउंडेड एंड फाउंडेड. सो नाउ द प्रॉब्लम इज, यहाँ पे हमें दो तीन चीज़ों की प्रॉब्लम है. फर्स्ट थिंग इज, जब मैं फर्स्ट फॉर्म की बात करता हूँ तो मुझे फाइंड और फाउंड का मीनिंग पता होना चाहिए. सो फाइंड का मीनिंग है ढूंढा या ढूंढना या ढूंढता है, वॉट एवर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो भी आप मानिए, बट दिस मीन्स व्हेन यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग, राइट. आई कांट फाइंड माई कीज, मुझे अपनी चाबियाँ नहीं मिल रही. एंड फाउंड जब फर्स्ट फॉर्म में यूज होता है, इसका मतलब होता है टू स्टैब्लिश समथिंग, स्थापित करना. जैसे मैं कोई इंस्टीट्यूट स्टार्ट करता हूं तो मेरा इंस्टीट्यूट, आई फाउंड या फाउंडेड डिपेंडिंग ऑन द टेंस, माय इंस्टीट्यूट इन दिस ईयर. आई फाउंड एवरी इंस्टीट्यूट, आई फाउंड एन इंस्टीट्यूट एवरी 1 ईयर. मैं हर साल एक नया इंस्टीट्यूट खोलता हूँ. सो ऑल दैट इज दिस फाउंड. सो द फर्स्ट थिंग आई नीड टू नो व्हेन आई एम वर्किंग ऑन दिस चैप्टर इज कि हमारे को इनके मीनिंग्स क्लियर हो. सो 10 पेयर्स हैं, 10 कंफ्यूजिंग पेयर्स ऑफ वर्ब्स हैं. ये आपको एग्जाम्स में रट के जानी ही होंगी, एटलीस्ट फर्स्ट फॉर्म रट के जानी होंगी, और आपको याद रखना होगा कि इनकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है, राइट. सो फाइंड, फाइंड का पास्ट है फाउंड, वेरस फाउंड फर्स्ट फॉर्म भी होता है. तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होना चाहिए, हो सकता है. तो फाउंड अगर पास्ट टेंस में लिखा है तो उसका मतलब है ढूंढा, और अगर फाउंड प्रेजेंट टेंस में लिखा होता है तो इसका मतलब है स्थापित करता है, स्टार्ट करता है कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी दुकान, कोई भी चीज, राइट. फाउंड और फाउंडेड ये दोनों पास्ट टेंस है. सो अब अगर मैं आई फाउंड लिखता हूं और आई फाउंडेड लिखता हूं, तो आई फाउंड का मतलब है मैंने कुछ ढूंढा. आई फाउंड माई कार, आई फाउंड द इंस्टीट्यूट and I founded the institute. अब टेक्निकली तो दोनों ठीक है. आई फाउंड द इंस्टीट्यूट का क्या मतलब है, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा होगा इंस्टीट्यूट का, लास्ट में मुझे इंस्टीट्यूट का रास्ता मिल गया. तो आई फाउंड द इंस्टीट्यूट का क्या मतलब हुआ, अगर मैं पास्ट टेंस की बात कर रहा हूँ, कि मुझे इंस्टीट्यूट कहाँ था ये पता चल गया, मिल गया, मुझे मिल नहीं रहा था और लास्ट में मुझे इंस्टीट्यूट मिल गया. वैसे जब मैं आई फाउंडेड द इंस्टीट्यूट बोलता हूँ तो इसका मतलब है मैंने इंस्टीट्यूट शुरू किया, मैंने इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया, राइट. तो अब एग्जाम में इतना छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा. अगर इतना आएगा तो अभी रिसेंटली एनडीए में एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक लास्ट ईयर, रविंद्रनाथ टैगोर फाउंड गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर फाउंड शांति निकेतन. तो शांति निकेतन इंस्टीट्यूट था उनका और रविंद्रनाथ टैगोर ने उसको शुरू किया था. तो मुझे एकदम से पता चल गया कि फाउंड की जगह फाउंडेड आना चाहिए था, क्योंकि उन्हें कहीं खोया हुआ इंस्टीट्यूट नहीं मिला, उन्होंने इंस्टीट्यूट को शुरू किया. सो ये है हमारी फर्स्ट पेयर, फाइंड, फाउंड, फाउंड एंड फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड. तो आपको याद होना चाहिए कि फाइंड का मतलब है ढूंढना, लेकिन फाउंड का मतलब है स्थापित करना, राइट. सो अगर मैं प्रेजेंट टेंस की बात करता हूं, अगर एग्जामिनर यहाँ पे लिख लेता है ही, और प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या लिखेगा, एस लगेगा. ही फाउंड्स एंड ही फाइंड्स. तो जब मैं फाउंड्स और फाइंड्स लिखता हूं तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस. वो रोज या वो हर साल स्थापित करता है और वो हमेशा ढूंढता है, राइट. तो फाउंड्स एस लगते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये वाला फाउंड है, ये वाला फाउंड नहीं है, ठीक है. तो आप इसको फाउंड्स मतलब स्थापित करने के हिसाब से देखेंगे, एंड अगर ये स्थापित करने में फिट हो रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो ये गलत होगा. सो ही फाउंड्स एक टर्म हो सकती है, बहुत सारे लोगों को सुनने में खराब लगता है, मुझे भी एट टाइम सुनने में खराब लग सकता है भाई, बिकॉज आप रोज रोज तो चीज़ों को स्थापित करोगे नहीं, बट स्टिल एग्जामिनर चाहे तो इसको आराम से यूज कर सकता है. आई होप फर्स्ट वर्ड खत्म हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वर्ड नाउ. सो गाइज, बिल्कुल जैसे अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो सेकेंड वर्ड है बेयर.
बेयर के दो मीनिंग्स हो गए। अब यहाँ पे स्पेलिंग भी ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम कब आएगी, यहाँ पे भी स्पेलिंग सेम है, तो हमें केवल प्रॉब्लम आएगी थर्ड फॉर्म में, जब हम इसको पैसिव स्पीच में लिखेंगे या हैव और हैज के साथ लिखेंगे, तो हमें यहाँ पे फर्क पता होना चाहिए। सो बेयर, एक बेयर होता है बर्दाश्त करना और एक बेयर होता है पैदा करना। अब कौन सा वाला बर्दाश्त करना है और कौन सा वाला पैदा करना है, यहाँ पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। कहाँ फर्क पड़ता है, यहाँ पड़ता है। तो ये है बर्दाश्त करना कि ये है बर्दाश्त करना, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो विदाउट ई जो है दिस इज पैदा करना, एंड विद ई जो है दैट इज बर्दाश्त करना, ठीक है। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, उसने दर्द, अब जैसे ही मैंने पेन लिखा आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये बर्दाश्त करने की बात कर रही है, और एग्जामिनर ने यूज कर लिया बॉर्न, BORN, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि स्पेलिंग गलत है, क्वेश्चन ये होना चाहिए, आप इसको गलत कराएंगे, क्योंकि ये वाला बॉर्न जो है ये पैदा करने के लिए और ये वाला बॉर्न जो है ये बर्दाश्त करने के लिए। इसी तरह से एग्जामिनर उल्टा लिख सकता है, ही वॉज बॉर्न टू पुअर पेरेंट्स, मतलब ही वॉज बॉर्न टू पुअर पेरेंट्स, वो गरीब लोगों के यहाँ पैदा हुआ। अब क्योंकि पेरेंट्स है तो उसने अपने माँ बाप को बर्दाश्त तो किया नहीं होगा, टू भी लिखा हुआ है आगे, हिंट मिल गया कि पैदा होने की बात हो रही है, तो इसको आप गलत कर देंगे। सो दिस इज वर्ड नंबर 2 विच इज बेयर। लेट्स मूव ऑन टू वर्ड नंबर 3। सो गाइस द थर्ड वर्ड दैट वी हैव इज फॉल एंड फेल। अब ये सुन के बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, बट द पॉइंट इज फॉल का पास्ट फेल है, मगर फेल अपने आप में भी एक शब्द है। सो मुझे इन दोनों में फर्क पता होना चाहिए। सो फॉल का मतलब तो आई थिंक हर किसी को पता होता है, फॉल का मतलब है गिरना, whereas फेल का मतलब है गिराना बाय फोर्स, राइट। तो गिरा, गिराया, फर्स्ट थिंग। इसका एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, आपके जीडी टॉपिक्स भी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट जीडी टॉपिक था पिछले साल। आपको याद होगा बॉम्बे में एक आरए कॉलोनी है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ काटे जाए, जंगल है जहाँ के आई थिंक 2-3 हजार पेड़ काटने थे या काटे गए थे, राइट। सो सारी न्यूज में क्या लिखा था, ट्रीज टू बी फेल्ड, ट्रीज फेल एंड ऑल दिस, क्योंकि पेड़ खुद नहीं गिर रहे हैं, पेड़ों को गिराया जा रहा है। अब यहाँ पे एग्जामिनर हमें क्या ट्रिक कर सकता है, अब अगर मैं ट्री फेल बोलता हूं सिंगुलर के साथ, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो एस लगता है, राइट, एस नहीं लगा हुआ है, मतलब इसको ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं। नॉर्मली आपको जब भी ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में आएगा, एग्जामिनर ये एस लगा के क्लियर कर देगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, या फिर आगे आराम से टेंस लिखा होगा, येस्टरडे लिखा होगा तो ये वाला है, एवरीडे लिखा होगा तो ये वाला है। सो ट्री फेल्स का मतलब है पेड़ रोज गिरता है, रोज तो गिर नहीं सकता टेक्निकली, आगे वो कुछ हिंट देगा जो भी देगा, बट इसका मतलब हो जाएगा रोज गिरता है, तो इसको हम भूल जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पास्ट टेंस। सो ट्री फेल, पेड़ खुद गिरा, एंड ट्री फेल्ड, पेड़ को गिराया गया या पेड़ को काटा गया। तो अब इसके आगे का सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो क्लियर करेगा कि कौन सा शब्द आना है। तो ये फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है, स्पॉटिंग एरर्स में आ सकता है। अगर मैं लिख देता हूं आगे बाय द वुड कटर, ठीक है, या समथिंग लाइक दिस, तो उनको उसको काटा गया या उसको गिराया गया, तो फिर फेल्ड आएगा, है ना। और बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म, तूफान की वजह से, तो फिर फेल आएगा, क्योंकि हवा की वजह से पेड़ गिर गए और वुड कटर ने पेड़ को गिराया। सो फॉल, फेल, फॉलन, गिरा, गिरा था, एंड थर्ड फॉर्म फेल, फेल्ड, गिराया जाता है, एंड गिराया गया था। सो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको थर्ड पॉइंट। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन नाउ। सो गाइस फोर्थ वर्ड है ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, एंड ग्राउंड, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड, वापस फर्स्ट फॉर्म। तो ग्राइंड और ग्राउंड में क्या फर्क होता है, राइट। सो ग्राइंड का पास्ट फॉर्म ग्राउंड है, बट ग्राउंड का अपना अलग भी मीनिंग होता है। तो ग्राइंड मीन्स पीसना, मिक्सर ग्राइंडर आता है, आप लोगों ने सुना होगा। तो जब आप धनिया पीसते हो, कुछ भी पीस के पाउडर बनाते हो, पाउडर बनाना इज ग्राइंड करना, राइट। व्हेयरएज ग्राउंड इज बैन लगा देना, ठीक है। अभी आप लोगों ने, अगर वापस आप लोगों को याद है, बीच में लास्ट ईयर देवर अ लॉट ऑफ मिग 787, मिग कह रहा हूँ मैं, बोइंग 787 में प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत सारे प्लेन क्रैश हुए थे। सो क्या किया था एविएशन, उसने ऑल द बोइंग 787 वर ग्राउंडेड, उनके उड़ाए जाने पर पाबंदी लग गई थी, राइट। सो ग्राउंडेड इज रिस्ट्रिक्शन लगा देना। अगर आपके मम्मी पापा कहते हैं यू आर ग्राउंडेड फॉर अ मंथ, मतलब 1 महीने आप घर से बाहर नहीं जा सकते, राइट। सो पीसता है, पीसा था, whereas ग्राउंड इज रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, लगाई गई थी। ये थर्ड फॉर्म बेसिकली, ठीक है। तो इसका सेंटेंस बहुत सिंपल होगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा। अगर मैं लिखता हूँ द बॉय वॉज ग्राउंड,
तो गलत हो जाएगा क्योंकि लड़के को पीसा नहीं जा सकता। ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो ग्राउंड की जगह ग्राउंडेड होना चाहिए। एंड इफ आई से कोरिएंडर, कोरिएंडर इज धनिया, कोरिएंडर वाज ग्राउंडेड, गलत हो गया क्योंकि कोरिएंडर पे बैन नहीं लगाया जा सकता कि कल से यहीं रहोगे, कोरिएंडर को पीसा जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा है, पीसा गया और पाबंदी लगाई गई। अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड इज हैंग। ये यूपीएससी और एसएससी में वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स है। एक फाउंड बहुत आता है, एक हैंग बहुत आता है, एक ले बहुत आता है। ले की हम आगे बात करेंगे। सो हैंग के दो मीनिंग होते हैं, एक मीनिंग होता है लटकाया गया और एक मीनिंग होती है फांसी लगी। ठीक है, या फांसी लगाई। अगर मैं सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज़ की बात बोलूँ तो आप बहुत ज़्यादा सुनोगे हैंग्ड बोलेंगे वो, अगर फांसी की उसकी बात करेंगे। ठीक है, अगर सुसाइड की जगह बोलेंगे उसने फांसी लगाई तो वो बोलेंगे हैंग्ड। ठीक है, तो हैंग्ड ईडी इज फांसी लगाना, या जब जज आपको क्या बोलता है, जज किसी को भी क्या बोलता है, टू बी हैंग्ड टिल डेथ, ही शुड बी हैंग्ड। ठीक है, रेपिस्ट शुड बी हैंग्ड। तो हैंग का केवल एक मतलब है, दैट इज फांसी लगाना। इसी से मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। कपड़े हो गए, ऐसी चीजें हो गई जो लटकाई जाती हैं, तो आना चाहिए हंग। क्लोथ्स आर हैंग्ड, गलत हो गया क्योंकि क्लोथ्स को फांसी नहीं लगाई जा सकती, तो क्लोथ्स आर हंग। whereas a man is hanged, क्योंकि आदमी को लटकाया नहीं जा सकता खूंटे पे, आदमी को फांसी लगेगी। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो हैंग्ड हो गया फांसी लगना और हंग हो गया लटकाना। तो फर्स्ट वर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट फॉर्म दोनों की सेम है, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्वेश्चन सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का आएगा। सो गाइस द नेक्स्ट वर्ड इज राइज एंड रेज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अच्छी बात क्या है कि स्पेलिंग हर जगह डिफरेंट है, तो इसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। तो राइज का मीनिंग होता है खुद से उठना, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सनराइज, क्योंकि हम नीचे से धक्का नहीं लगाते। ठीक है, लेकिन रेज का मतलब होता है उठाना। मैं कहता हूँ जिसको समझ नहीं आया, राइज योर हैंड या रेज योर हैंड्स। रेज योर हैंड बोला जाता है, वाई, बिकॉज हमारे को अपने हाथ को खुद उठाना पड़ेगा, मेरे हाथ का मन नहीं करेगा चलो उठ जाता हूँ, राइट। सो राइज इज खुद से उठना एंड रेज इज उठाना, राइट। सो राइज का पास रोज एंड रेज का पास रेज्ड, तो उठाया गया था एंड खुद उठा था। इसका एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, द स्टेज वॉज रोज, द स्टेज रोज। तो अब जो स्टेज है वो खुद से तो उठेगा नहीं, उसको उठाया जाएगा, उठाया जाएगा तो रोज गलत है, क्या आना चाहिए, रेज्ड आना चाहिए, तो इसको हम यहाँ पे गलत कर देंगे, द स्टेज वॉज रेज्ड। ठीक है, तो स्टेज वॉज रोज या स्टेज वॉज रिजन गलत हो जाएगा। ठीक है, द स्टेज वॉज रेज्ड ठीक हो जाएगा। तो दिस वॉज द नेक्स्ट वर्ड, लेट्स मूव ऑन। सो द नेक्स्ट वर्ड इज सी एंड सॉ। बिफोर दिस सबसे इंपॉर्टेंट दो वर्ड, उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी है, वो हम सबसे आखिर में करेंगे बिकॉज आई विल हैव टू एक्सप्लेन इट अ लिटिल। सो वो वर्ड्स भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उनको ठीक से एक्सप्लेन करूंगा। वापस बहुत ईजी वर्ड है, सी एंड सॉ, मीनिंग वर्ड सेम है, वर्ड आपको यहाँ पे दिखेगा सॉ एंड सॉ। सो सी का मतलब है देखना एंड सॉ का मतलब है आरी। ठीक है, और आरी से काटना। अब इंग्लिश में क्या होता है कि कोई भी ऐसा टूल जो कुछ एक स्पेसिफिक काम करता है, यूजुअली वो नाउन और वर्ब दोनों होता है। मतलब कुल्हाड़ी को एक्स बोलते हैं, AXE, और कुल्हाड़ी से काटने को भी एक्स बोलते हैं। चटकनी को लैच बोलते हैं और चटकनी लगाने को भी लैच बोलते हैं। ताले को लॉक बोलते हैं और ताला लगाने को भी लॉक बोलते हैं। तो इसी तरह से आरी को सॉ बोलते हैं और आरी से काटने को भी सॉ बोलते हैं। तो बस अब मुझे याद रखना है, अगर आप आरी से काट रहे हो तो सॉ, सॉड और सॉड या सॉन, एंड सी सॉ एंड सी। सी तो सबको पता होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल वर्ड है नहीं, बट यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। सॉड, सॉड का मतलब उसने देखा नहीं, उसने आरी से काटा। सो अगर ऐसा कुछ सेंस बन रहा है कि उसने आरी से काटा तो एक क्वेश्चन ठीक है, नहीं तो एक क्वेश्चन गलत है, राइट। सो एक बार देख लीजिए इसको, सी सॉ सीन एंड सॉ सॉड एंड सॉट। सो गाइस द नेक्स्ट वर्ड इज विंड, विंड, वाउंड, वाउंड, एंड वूंड, वूंडेड, वूंडेड। सो यहाँ पे स्पेलिंग सेम है मगर प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, तो स्पोकन इंग्लिश में यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं बोलता हूँ वाउंड और यहाँ पे मैं बोलता हूँ वूंड। वूंड आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो वूंड होता है घाव लगना और विंड होता है चाबी भरना, राइट। तो जैसे चाबी वाले खिलौने आते थे, घड़ियां आती थी, चाबी भरना इज विंड। ठीक है, तो विंड का पास्ट हो गया, चाबी भरने का पास्ट हो गया वाउंड, एंड चोट लगने का हो गया वूंड एंड वूंडेड। सो घायल होना एंड चाबी भरना। ठीक है, अगेन बहुत ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों वर्ड्स में, इसलिए बहुत ज्यादा आता नहीं है, क्योंकि अगर आप रट के चले गए तो क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। चीजें घायल नहीं हो सकती और लोगों में चाबी नहीं भरी जा सकती,
राइट। सो एक क्वेश्चन इसलिए आप देखेंगे कि बहुत रेयरली आता है वाला वर्ड। अब उन वर्ड्स की बात करते हैं, 2 ब्लास्ट पेयर्स हमारे बचे हुए हैं जो काफी ज्यादा आते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो गाइस दिस वर्ड इज एन इम्पॉर्टेंट वर्ड बिकॉज यहाँ पे जब आप पे एग्जाम प्रेशर होता है इसमें बहुत गलतियां होती हैं, राइट। अगर मैं नॉर्मली भी बच्चों को पूछता हूँ ना, जैसे क्लास में फ्लो का पास्ट क्या होता है, फ्लू या फ्लोन, तो 10 में से 4 बोलेंगे फ्लू, 4 बोलेंगे फ्लोन, एंड 1 या 2 ही होंगे जो फ्लोट बोलेंगे। तो ये आपको इसलिए याद रखना है, यहाँ फर्स्ट वर्ड में कोई भी कनेक्शन नहीं है, उड़ना और बहना। यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ आती है कि बच्चों को फ्लो का फ्लोन लग जाता है, कि फ्लो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, फ्लोन होगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हाँ फ्लोन होगा, ठीक है, या फ्लू होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फ्लाई का सेकेंड और थर्ड फॉर्म है फ्लू और फ्लोन, एंड फ्लो का सेकेंड और थर्ड फॉर्म है फ्लोड और फ्लोट। क्वेश्चन कैसा आता है, द रिवर हैज ओवरफ्लोन। अब अगर आपको ये हिट नहीं किया तो आपका क्वेश्चन कभी ठीक हो ही नहीं सकता। तो फ्लोन पढ़ते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि फ्लोन का मतलब है उड़ना। तो नदी ऊपर से उड़ गई, तो नदी ऊपर से उड़ तो सकती नहीं है, तो इसका मतलब ये फ्लोन गलत है, यहाँ पे फ्लोड आना चाहिए था, राइट। सो गाइज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, द मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड। अगर मैं कंफ्यूजिंग वर्ब्स की बात करता हूँ, लाई, लाई एंड ले। सबसे ऊपर वाला लाई बहुत आसान है, इसका मतलब होता है झूठ बोलना। सो LIED इज झूठ बोला था, एंड LIED इज ऑल्सो द थर्ड फॉर्म। सो लाई के 2 मीनिंग हो सकते हैं, जिसमें से पहले वाले का मतलब क्या है, झूठ बोला, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है स्पेलिंग्स, LIED इज झूठ, ठीक है। तो LIED लेटने बिछाने के लिए यूज नहीं हो सकता। वेरस जब हम इन दोनों की बात करते हैं, अब मैं फर्स्ट वर्ड की बात कर रहा हूँ, अभी इसको भूल जाते हैं। तो लाई का मतलब होता है लेटना, और ले का मतलब होता है कुछ भी चीज बिछाना। तो अगर मैं चद्दर बिछा रहा हूं तो मैं ले करूंगा, और मैं खुद लेट रहा हूं तो मैं लाई करूंगा, फर्स्ट फॉर्म में, मतलब प्रेजेंट टेंस में। आई लाई ऑन द ग्राउंड, मैं रोज उस पर जमीन पर लेटता हूं, ठीक है। सो अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम आएगी ये, ठीक है, आई ले ऑन द ग्राउंड। अब आपको क्या याद रखना है कि अगर आप बिछा रहे हो, इसका मतलब है बिछाना, तो इसके साथ हमेशा आएगा ऑब्जेक्ट। वी नीड एन ऑब्जेक्ट, आपने क्या बिछाया। सो अगर लाई में कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन होता है इन 6 वर्ड्स में से कि यार ये लेटने वाला है कि बिछाने वाला है, आपको क्या याद रखना है कि अगर बिछाने वाला है तो उसके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आना चाहिए। सो अगर ले के बाद ऑब्जेक्ट है तो आप इसको बिछाने की तरह से यूज करेंगे, ले के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप इसको लेटने की तरह से यूज करेंगे। सो आई ले ऑन द ग्राउंड, बिल्कुल ठीक है, मैं लेटा था, ठीक है। बट आई ले से यहां पे लिख लेते हैं यस्टरडे, तो मैं कल ग्राउंड पे लेटा था, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे ही मैं यहां पे ऑब्जेक्ट लिख देता हूं, द शीट, अब इसका मीनिंग हो गया मैंने कल ग्राउंड पे शीट बिछाई थी, तो आपको देखते ही याद आ जाना चाहिए, तो फर्स्ट फॉर्म है और ये यस्टरडे है, तो टेंस गलत है, यहाँ पे आना चाहिए लेड। तो ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजन हो आप मेरे को कमेंट कर देना, ये दोबारा बताना है, मैं इसके कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा। बट दिस इज वन पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन दिस लाई एंड दिस ले। इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं, चाहे SSC हो चाहे UPSC हो, राइट गाइस। सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्ब्स फॉर नाउ। इसमें हमने कंफ्यूजिंग पेयर्स की बात करी है। द नेक्स्ट वीडियो विल मूव ऑन टू सब्जेक्ट वर्ब। जब भी हमारी 4 सीरीज खत्म हो जाएंगी, नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स एंड सब्जेक्ट वर्ब, तो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म हो जाता है, जो कि स्पॉटिंग एरर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइस, सी यू सून।